वरना मैं मर जाऊंगी। जरनाब घबरा कर बोली तो अहमर उसका मुंह देखने लगा। कहने लगा, डोंट वरी, मैं तुम्हें दर्द नहीं होने दूंगा, कुछ नहीं होगा तुम्हें, मुझ पर भरोसा रखो, क्यों डर रही हो इतना। जरनाब कपकपाते हुए कहने लगी, नहीं बस मुझे डर लगता है। वो उसके चौड़े सीने और बड़े हैवी मसल्स को देखकर कांप कर बोले तो बेसाख्ता अहमर के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई थी। वो मुस्कुरा कर कहने लगा, तुम यही सोच रही होगी ना कि मैं तुमसे ज़्यादा ताकतवर हूँ और तुम मेरे सामने एक नाजुक छुई मुई सी लड़की, कहीं मोहब्बत और जुनून में पागल होकर आज रात मैं तुम पर इस कदर जोर आजमाई ही ना कर लूँ कि तुम्हारी जान पर बनाए। तो मेरी जान, ऐसा सोचना छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ बड़ी नरमी से पेश आऊँगा, आखिर को तुम मेरी इकलौती मोहब्बत हो। मगर इसके बावजूद जरनाब के चेहरे पर आई हुई मौत की जर्दी कम नहीं हुई थी। वो अपना हाथ भी अहमर से छुड़वा चुकी थी। कहने लगी, नहीं बस आप मेरे करीब मत आए, आप नहीं जानते अगर आप मेरे करीब आए तो कयामत आ जाएगी, सब कुछ तहस नहस हो जाएगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगी और आप भी। वो एकदम से रोने लगी। अहमर को उसका रोना उस वक्त बहुत बुरा लग रहा था। वो कहने लगा, रो क्यों रही हो क्या गया है तुम्हें? देखो अब तुम्हारा रोना मुझे इश्तियाल में ले आएगा और जानती हो जब मुझे गुस्सा आ जाए तो मैं ये भूल जाता हूँ कि मेरे सामने कौन खड़ा है। रोना बंद करो प्लीज़। नहीं, करीब आना तो मत आओ, मगर ये रोना धोना तो मत मचाओ। वो कहने लगी, नहीं, ना आज ना कल ना परसों ना अगले साल ना आज से 10 साल बाद मुझे आपके करीब आना ही नहीं है। जानते भी हैं आप मुझे ऐसी बीमारी है, अगर आप मेरे करीब आए तो। जनाब फूट फूट कर रोने लगी थी। अहमर कहने लगा, क्या बीमारी है तुम्हें, बताओ मुझे, और मुझे उससे पहले तुम्हारी इस बीमारी का पता क्यों नहीं चला। अहमर उससे पूछने लगा तो जरनाब ने अपने हाथ का इशारा अपनी टांगों की तरफ किया। कहने लगी, यहाँ है बीमारी। अहमर के तने हुए आसाब ढीले पड़े थे। कहने लगा, अच्छा क्या बीमारी है यहाँ पर तुम्हें? वो कहने लगी, बस अगर आप करीब आए तो हम दोनों की जान चली जाएगी, मुझे बहुत ख़तरनाक बीमारी है, प्लीज़ मुझसे दूर रहें। अगर आप मेरे करीब आए तो आप नामर्द हो जाएंगे, दोबारा आप किसी भी औरत के करीब जाने के काबिल ही नहीं रहेंगे। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी ख़राब हो जाए। मगर अहमर कहने लगा, जब तक मैं अपनी आँखों से इस बीमारी को देख नहीं लेता तब तक मैं तुम्हारी जान नहीं छोड़ूंगा। चलो शाबाश, इस इतने बड़े घेरे को एक तरफ करो और अपनी टांगें खोलो और मुझे देखना है क्या बीमारी है तुम्हें जो मेरा तुम्हारे करीब आना मेरी जान ले लेगा। जरनाब मना करने लगी, मगर अहमर ने उसे पकड़कर बेड पर लिटाया और फिर उसकी दोनों टांगें खोलकर अपने हाथों से, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? नर्म और मासूमाना नस्वानी आवाज़ पर अहमद ने निगाहें उठाकर देखा। उस वक्त ऑफिस का काम करने में मसरूफ़ था। मिस, आप ऑलरेडी कमरे के अंदर मौजूद हैं। जनाब छेंक गई, फिर फ़ौरन ही अपने ऊपर काबू पाने की कोशिश की। उसका रंग शर्म और हया की वजह से लाल था। कम से कम अहमद तो यही अंदाज़ा लगा पाया था। निकाह के बाद वो पहली बार एक दूसरे के आमने सामने हो रहे थे। वो पहले कभी भी इतनी कंफ्यूज नहीं हुई थी। न जाने आज उसे क्या हो गया था, शायद रवायती झिझक थी, ईजी हो जा। उसको बेचैनी से अपने हाथ मसलते हुए देखकर अहमद ने नरम लहजे में कहा, वो मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ। जरनाब ने पलटकर जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया। मुझे सिर्फ तुम्हारे 5 मिनट चाहिए होंगे, क्योंकि ताई जान किसी भी वक्त यहाँ पर आ सकती हैं। तुम मुझसे वादा करो कि तुम मेरी बात मानोगे। जनाब जिस कदर झिझक रही थी, अहमद उसके चेहरे की तरफ देखने लगा। फिर भी एक पुरसुकून सी मुस्कुराहट सजाकर कहने लगा, क्या मैंने पहले कभी तुम्हारी बात मानने से इनकार किया है? जवाब देने के बजाय अहमद ने उल्टा सवाल किया था। जरनाब की आंखों में आंसू फैल गए। जिंदगी में वो पहली बार खुद को इस कदर बेबस महसूस कर रही थी। दिल था कि दर्द से फटने को तैयार हो गया था। 1 हफ्ते के बाद उन दोनों की रुखसती थी और आज वो अपनी ज़िंदगी का सबसे भयानक फैसला करने के लिए आई थी। यार क्या हो गया, तुम रो क्यों रही हो? उसकी आंखों में फैले हुए आंसू देखकर अहमद के दिल को कुछ हुआ। वो तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ा और उसके कंधे पर अपने हाथ रखकर उसकी आंखों में देखकर प्यार से बोला। उसने अहमद की गिरफ्त से निकलने की कोशिश की, मगर नाकाम रही। उसकी इस हरकत पर अहमद ने उसे एक घूरी से नवाजा था। खैर नहीं हूँ मैं, शौहर हूँ तुम्हारा, औरत हो तुम मेरी, पूरा हक रखता हूँ तुम पर। दोबारा ऐसी हरकत मत करना। तुम जानती हो मुझे ये सब कुछ पसंद नहीं है। मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि कुछ दिनों से तुम्हें होता क्या जा रहा है। जब भी तुम्हारे करीब आता हूँ, तुम्हारा हाथ पकड़ता हूँ, तुम्हें छूने की कोशिश करता हूँ, मुझसे दूर भागने लग जाती हो। पहले तो तुम ऐसी नहीं थी। जानती हो ना मैं तुम्हें कहाँ कहाँ छू चुका हूँ।
पूरे हक के साथ, और तुम मेरा पूरा पूरा साथ दे चुकी हो। फिर ये हिचकिचाहट की। उसे कान की लौ पर अपनी उंगली का लम्स पहुंचाते हुए बहुत कुछ याद करवा चुका था। सरनाब तो आंखें मीच कर बस एक झुरझुरी लेकर रह चुकी थी। उसके लब कप कपाने लगे थे। कहने लगी, हाँ मुझे सब याद है, लेकिन प्लीज़ अब आप मुझे पुराना कुछ भी याद मत करें। मेरा ध्यान मत हटाएं, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। प्लीज़ आप मुझसे दूर रहकर मेरी बात सुनिए। एक बार फिर लफ्ज़ दूर सुनकर अहमर के माथे पर बल गहरे हुए थे। उसे गुस्सा आ चुका था। कोई उससे उसकी मनपसंद चीज़ से दूर रहने को कहता तो वो आग बबूला हो ही जाता था। उसका लहजा ऑटोमेटिकली सख्त हो गया था। आई एम सॉरी, उसने धीमे लहजे में कहा, और फिर से उसकी गिरफ्त से निकलने के पर तोड़ने लगी। न जाने एकदम से इसे क्या हो गया था। अहमर समझ नहीं पाया था। हालांकि 2 हफ्ते पहले जब वो मलेशिया जाने से पहले उससे मिलने के लिए आए, तब तक उन लोगों में सब कुछ नॉर्मल था। और आज उसे लग रहा था कि अनदेखी दीवार उन दोनों के दरमियान खड़ी हो गई है। वो उससे 2 कदम पीछे की तरफ हटकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में देखते हुए 2 टोक अंदाज में बोली, मुझे आपसे तलाक चाहिए। ये अल्फाज नहीं थे, तो क़यामत थी जो अहमर के सर के ऊपर आकर टूटी थी। देखो, आज अप्रैल फूल नहीं है, फिर किसी दिन मुझे बेवकूफ़ बनाना। मैं आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए नहीं आई, बल्कि बेवकूफ़ बनने से बचाने के लिए आई। मैं आपसे शादी नहीं कर सकती, मुझे आपसे तलाक चाहिए। बेहतर यही है आप खुद ही इस रिश्ते से इनकार कर दें, वरना मैं हवेली छोड़कर भाग जाऊंगी। बेदर्दी से अपनी बात मुकम्मल करके वो वहाँ से निकलने ही लगी थी कि अहमर ने उसका बाजू पकड़कर उसे एक झटके से अपनी जानिब खींचा और उसकी आंखों में देखकर वो राया, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? ये कैसे लफ्ज़ अपनी ज़बान पर ला रही? मैं तो मरकर भी नहीं सोच सकता। मैंने तुम्हारे साथ जीने मरने की कस्में खाई हुई हैं। आने वाली ज़िंदगी के बारे में सोच सोच कर मैं खुश होता हूँ। तुम्हारे साथ मैंने कितने ख्वाब नहीं देख रखे, और तुम इस तरह की बकवास कर रही हो। देखो, अगर ये कोई मजाक है ना, तो बहुत बुरा मजाक है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम पागल हो चुकी हो क्या? हाँ, मैं वाकई पागल हो गई, क्योंकि मुझे खुद से भी ज़्यादा आपकी ज़िंदगी की फ़िक्र है। ये सुनकर वो सिसकने लगी थी। उसको रोता हुआ देखकर अहमर भी नर्म पड़ गया था। वो ये सब कुछ ज़ोर ज़बरदस्ती से हैंडल नहीं कर सकता था। हम मिलकर बात कर सकते हैं। तो बताओ मुझे कि मसला क्या? छोड़े मुझे, बस आपके साथ नहीं रहना, मुझे आपसे तलाक चाहिए, यही मसला। मुझे कल तक तुम मुझसे मोहब्बत का इजहार कर रही थी। हाँ, गलती हो गई मुझसे, गुनाह हो गया है। मुझे मोहब्बत का इजहार नहीं करना चाहिए था। आपको पहले ही बता देना चाहिए था कि मैं आपके साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। ये वो जरनाब तो नहीं थी जो ज़रा ज़रा सी बात पे शर्माने लगती थी। अहमर के सामने आ जाने पर उसके गाल लाल अनारी हो जाते थे, उसकी पलकें लरसने लगती थी। उसकी पलकों का ये खेल अहमर को बहुत पसंद था, और वो जानबूझकर उसे कमसन कली के सामने जाता था, क्योंकि जब उसे देखकर शर्माती थी तो अहमर को एक अजीब सी खुशी मिलती थी। और आज यही लड़की उसकी आंखों में आंखें डालकर उससे तलाक का मुतालबा कर रही थी। क्या हम लोगों के दरमियान कोई तीसरा आ गया है? और अगर ऐसी कोई बात है तो मुझे बता दो, क्योंकि उसकी जान मैं अपने हाथों से ले लूँगा, और फिर इसके बाद मैं तुम्हें जिंदा ज़मीन के अंदर दफन कर दूँगा। वो हवेली का सबसे बड़ा मकरूर बेटा था। उसने बचपन ही से जिस चीज़ की तलब की थी, उसको हासिल करके ही दम लिया था। वो इतनी आसानी से कैसे उस लड़की से दस्तबरदार हो सकता था, जिसके बचपन की मोहब्बत होने के साथ साथ उसकी मनकूहा भी थी। जाओ अपने कमरे में जाकर आराम करो। पहले मैं सोच रहा था 1 हफ्ते के बाद रुखसती करूँगा, लेकिन अब 2 दिनों के बाद तुम्हारी रुखसती होगी। अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार कर लेना। मैं इस घर से भाग जाऊँगी। इस घर से भागकर तुम सिर्फ अपनी मौत को आवाज़ दोगे। मुझे मर जाना पसंद है, लेकिन आपके साथ रहना नहीं। ये अल्फाज किसी खंजर की तरह अहमर के दिल को जाकर लगे थे। वो बार बार उसकी अना के साथ खिलवाड़ कर रही थी, बार बार उसकी इज्जत नफ्स को उछाल रही थी। एक ख़ानदानी मर्द कैसे यह सब कुछ बर्दाश्त कर सकता था? हाँ, उसकी पसंदीदा औरत थी। अगर उसकी पसंदीदा औरत ना होती तो कब का उसकी ज़बान काट चुका होता। अहमर ने अब की बार पेशानी को बेचैनी से मसला था। मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता हूँ, जाओ यहाँ से। उसकी तरफ पीट करके खड़ा हो गया, जबकि वो रोती हुई कमरे से बाहर निकल गई। अहमर उसके ताया जान का बेटा था। बचपन ही से वो उसको पसंद करता था, और फिर जब वो जवानी की उम्र में पहुंचा तो अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया। सरनाब के दिल में भी उसके लिए मोहब्बत भरे जज्बात थे, इसलिए वो उसके प्रपोजल से इनकार नहीं कर पाए। इन दोनों के घर में भी एक दूसरे के आमने सामने थे।
जब घर के बड़े लोगों को पता चला तो उन्होंने खुशी खुशी इन लोगों की मंगनी करा दी। कुछ टाइम पहले ही इन दोनों का निकाह हुआ था और अभी एक हफ्ते पहले उनकी रुखसती होने वाली थी। वो रुखसती से पहले एक बार अहमद से मिलना चाहते थे। आज अहमद के घर वाले शॉपिंग के लिए गए थे। वो अपने घर में अकेला था। जब सरनाब को इस बारे में पता चला तो वो उसके घर पहुंच गई। जानती थी अगर अम्मी को मालूम हो गया तो वो उसको बहुत डांटेंगी, मगर फिलहाल उसे हर हाल में इस इंसान से रिहाई चाहिए थी। वो इस इंसान के साथ रहकर उसकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकती थी और सच्ची मोहब्बत की निशानी ही यही थी कि वो अपनी वजह से अपने महबूब को तकलीफ़ ना पहुंचाती। कमरे में आकर वो बंद हो गई थी। उसको क्या हुआ? आमना बेगम ने अंबर से सवाल किया तो वो कांधे उचका कर रह गई। पता नहीं पिछले कुछ दिनों से मुरझाई मुरझाई सी है, ना तो ठीक तरह से बात करती है ना ही किसी बात का जवाब देती है। मैं पूछती हूँ उससे, सनाब बेटा दरवाज़ा खोलो। अम्मी की आवाज़ सुनकर उसकी आंखें फिर से आंसुओं से भर गई थी। उसके लिए अपने आप पर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया था। उसमें इतनी हिम्मत नहीं रही थी कि अपनी माँ को ये सब कुछ बता सकती। बाबा का तो बचपन में ही इंतकाल हो गया था। वो लोग चचा और ताया के आसरे पर थे। वो जानती थी उसकी माँ कभी भी एहसान फरामोशी नहीं करेगी। उसने अपने आंसू बेदर्दी से साफ किया और दरवाज़ा खोल दिया। माँ ने जब अपनी बेटी की रोई रोई आंखें देखी तो उनके दिल को धचका लगा। 2 हफ्ते पहले तक तो वो बहुत खुश थी। अब अचानक से उसे क्या हो गया था? क्या हुआ है मेरी जान, तुम रो क्यों रही हो? ये सुनने की देर थी कि वो अपनी माँ के गले लगकर ऊंची ऊंची आवाज़ में धाड़े मार मार कर रोने लगी। आमना बेगम को लग रहा था कि उसका दिल फट जाएगा। उसने माँ के दुपट्टे को मजबूती से अपने हाथों में जकड़ा हुआ था। मेरी जान क्या हुआ है, मुझे बताओ। उसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में लेती बोली, अम्मी मुझे आपको छोड़कर नहीं जाना। ये सुनकर उनके दिल को थोड़ा सा सुकून मिला। शुक्र था कोई बड़ा मसला नहीं था। उसे भी एहसास हो गया था कि वो कुछ ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर गए। इसी वजह से उसने अपने आंसू हथेली की पुश्त से साफ कर लिए थे। मेरी जान, एक ना एक दिन तो तुमने रुखसत होकर जाना ही है। बेटियों को घर पर नहीं बिठाया जाता, बल्कि बेटियां तो पराई होती हैं। उन्हें एक ना एक दिन अपने घर जाना ही होता है। सनाब उनकी अकलौती बेटी थी और वो उसे खुद से दूर करते हुए खुद भी बहुत तकलीफ़ महसूस कर रही थी, मगर मजबूरी थी। वो अपनी बेटी को सारी ज़िंदगी अपनी दहलीज पर नहीं बिठा सकती थी, क्योंकि उनकी अपनी ज़िंदगी का कुछ पता नहीं था। अगर वो इस दुनिया से रुखसत हो जाती तो उनकी बेटी ने रुल जाना था। बेहतर यही था कि वो अपनी ज़िंदगी में उसकी शादी एक ऐसे जिम्मेदार इंसान से कर देती जो उनकी बेटी को बेतहाशा मोहब्बत और इज्जत देता। अहमद पर उनको पूरा पूरा भरोसा था। वो उनके लिए उनके सगे बेटे की तरह ही था। चलो अब खामोश हो जाओ, अपने आंसू साफ करो, अल्लाह ताला से बेहतरीन की दुआ मांगो। चलो जल्दी से उठो, नमाज पढ़ो ताकि तुम्हारे दिल को थोड़ा सा सुकून मिले। अम्मी की बात सुनकर उनके हाँ में गर्दन हिला दी और वज़ू करने के लिए चली गई। अहमद ने जब से सरनाब के मुंह से तलाक की बात सुनी थी वो थोड़ा सा बेचैन हो गया था। उसकी बहनें उसे शादी की शॉपिंग सिखा रही थी, मगर वो खाली खाली जहन से इन तमाम चीज़ों को देख रहा था। भाई क्या हो गया है आपको? हमने इतनी मेहनत से भाभी के लिए सब कुछ लिया और आपने अभी तक अपने मुंह से एक लफ्ज़ भी नहीं निकाला। बंदा थोड़ी सी तारीफ ही कर देता है। हाँ बहुत अच्छा है, तुम लोग मुझे क्यों दिखा रहे हो? मुझे लड़कियों की शॉपिंग का क्या पता, खुद देखो। ये कहकर वो लंबे लंबे डग भरता हवेली से बाहर निकल गया। इसको क्या हुआ? शायद किसी बात पर मूड ऑफ हो गया होगा। बिजनेस में उनको आजकल कुछ ज़्यादा ही लॉस हो रहा है, शायद इस वजह से परेशान होंगे। मैंने इसको समझाया भी है कि छोटी छोटी बातों को इतना सर पर सवार ना किया करो। नुकसान नफ़ा तो अल्लाह ताला की तरफ से होता है और हर काम में बेहतरी होती है। खैर छोड़ो इन बातों को और ये जल्दी से पैक कर दो। सफ़िया बेगम ने अपनी बेटी की बात को नज़रअंदाज करते हुए उसे एक नया हुक्म जारी किया था। अहमद की 3 बहनें थीं, तीनों ही शादीशुदा थीं और मुल्क से बाहर होती थी। 2 बहनों की शादी कनाडा में हुई थी, जबकि एक बहन की शादी जर्मनी में, और अब वो पाकिस्तान में भाई की शादी के लिए आई हुई थी। दोनों घरों को दुल्हन की तरह सजाया गया था। आफ्टर ऑल शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन, नए बनने वाले सियासतदान और जागीरदार अहमद खान की शादी थी। हवेलियाँ दोनों ही बहुत बड़ी थी, इसी वजह से फैसला किया गया कि मेहंदी की रस्म हवेली में ही की जाएगी। दूल्हा दुल्हन का निकाह तो हो चुका था, इसीलिए मेहंदी की तकरीब इकट्ठी ही रखी गई थी। अहमद अपने कमरे में फ्रेश हो रहा था। उसके सब दोस्त बैठक में बैठे उसी का इंतज़ार कर रहे थे। दरअसल बाहर के लोगों को हवेली के अंदर उन्हीं हिस्से में दाखिल होने की इजाज़त नहीं थी, चाहे वो अहमद के बचपन के दोस्त ही क्यों ना हो। मगर कोई भी हवेली में नहीं आ सकता था, सब सिर्फ बैठक तक ही महदूद थे। और ये खानों की हवेली का असूल था। जब वो बाहर निकला
जो सामने ज़रमीना खड़ी थी। उसे देखकर अहमद के चेहरे के तासुरात बदल गए, क्योंकि वो शर्टलेस था। ये क्या तरीका है? क्या तुम्हें किसी ने तमीज़ नहीं सिखाई कि कमरे में जाने से पहले दरवाजे पर दस्तक दी जाती है? वो अहमद जी, आई एम रियली सॉरी, मैं बहुत जल्दी में यहाँ पर आई हूँ ना। उसके चेहरे पर परेशानी फैल गई। क्या हुआ? जरनाब तो ठीक है? अहमद के मुंह से सबसे पहले जरनाब का नाम ही निकला, जिसे सुनकर ज़रमीना का हलक तक कड़वा हो गया था। हाँ वो तो ठीक है, वो तो ढीठ हड्डी है, उसे क्या होना है? तो फिर यहाँ पर क्या कर रही हो? वो गुस्से में आ गया। जरनाब के लिए इस तरह की बातें वो किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो अहमद जी, मुझे आपको ये बताना था कि जरनाब अपने कमरे में मौजूद नहीं। मुझे लगता है वो हवेली से भाग गई है। ये सुनकर अहमद के चेहरे का रंग उड़ गया। तुम होश में तो हो? ये तुम क्या कह रही हो? मैं सच कह रही हूँ। मैंने उसे हर जगह पर ढूंढ लिया, मगर वो कहीं भी मौजूद नहीं है। मैंने हवेली वालों को भी बता दिया। तुम्हारा दिमाग तो मैं वापस आकर ठिकाने लगाता हूँ। ऐसा लग रहा था कि अहमद जरनाब को बुरा भला कहेगा, मगर यहाँ पर तो मामला ही उल्टा हो गया। उसी को ही बातें सुनाता हुआ तेजी से कमरे से बाहर निकला था। भलाई का तो जमाना ही नहीं। वो कांधे उचकाते हुए कमरे से बाहर निकल गई थी। आमना बेगम का परेशानी से बुरा हाल था। तकरीबन 1 घंटा गुजरा तो अहमद जरनाब का हाथ पकड़े हवेली के अंदर दाखिल हो। आमना बेगम भागते हुए उसके पास आई। कहाँ पर चली गई थी तुम? ये पार्लर गई थी, मैं खुद ही इसे छोड़ने के लिए गया था। मगर तुम तो कह रही थी कि तुमने घर में ब्यूटिशियन बुलवाई हुई है। और ज़रमीना ने भी तो यही कहा था। उन्होंने पलट कर ज़मीना पर एक नज़र डाली, जो कि जरनाब की बेस्ट फ्रेंड होने के साथ साथ हवेली की सबसे छोटी और लाडली बेटी भी थी। वो हम लोगों में यही डिसाइड हुआ था। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये पार्लर चली जाएगी। शायद मुझे ही गलतफहमी हो गई। आई एम रियली सॉरी। उसकी माँ उसका बाजू पकड़कर उसको घसीटते हुए वहाँ से ले जा चुकी थी। बाकी सब हवेली वाले भी उसे डांट रहे थे कि इतना बड़ा तमाशा लगाने की क्या ज़रूरत थी। तुम्हारा मोबाइल क्यों बंद जा रहा था? चाची जान ने उसे इतनी अच्छी नज़रों से देखते हुए कहा। वो असल में मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो गई, जिसकी वजह से मोबाइल बंद था। हकीकत तो ये थी कि वो हवेली से थोड़े ही फासले पर मौजूद एक पार्क में बैठे आंसू बहा रही थी। जब उसको महसूस हुआ कोई उसके पहलू में आकर बैठा हो, निगाहें उठाकर देखा तो अहमद था। बंदा भागकर किसी ऐसी जगह पर जाता है जहाँ से पकड़े जाने के चांसेस कम। मुझे किसी भी जगह के बारे में नहीं पता। मैं आज तक यहाँ से आगे नहीं गई। उसकी बात पर अहमद का गुस्सा झाग की तरह बैठ गया था। ये सब कुछ क्यों कर रही हो तुम आखिर? ये सब कुछ करने से तुम्हें क्या मिलेगा? मैंने आपको बताया ना कि मैं आपसे शादी नहीं करूँगी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपकी दुल्हन नहीं बनूंगी। मुझे कोई एक रीज़न बता दो। क्या तुम्हारे दिल में मेरी जो मोहब्बत थी वो कम हो गई है? ऐसा ही समझ लो। जब तक तुम खुद इस बात का एतराफ़ नहीं करोगी तब तक मैं कुछ भी नहीं समझूंगा। चलो उठो, मुझे वापस हवेली नहीं जाना। उसने निगाहें चुराते हुए कहा। तुम्हें किसने कहा मैं तुम्हें हवेली लेकर जा रहा हूँ? हम तो पार्लर जा रहे हैं। वो वाकई में वहाँ से भागना चाहती थी, मगर उसके पास कोई ठिकाना नहीं था। ज़रमीना ने उसे अपनी एक सहेली के बारे में बताया, मगर वो उस पर एतबार नहीं करना चाहती थी। जब उसे कुछ भी समझ नहीं आई तो वह वहीं पार्क में बैठ गई। उसे फिर से पैनिक अटैक होने लगे थे। एंजाइटी के मारे उसका बुरा हाल था। पहले अगर कॉलेज की लड़कियां उसके सामने इन चीज़ों का जिक्र करती थी तो वो इन सब का मजाक उड़ाती थी और कहती थी भला ऐसा भी मुमकिन है? मैं तो इन चीज़ों को मानती ही नहीं, फजूल के ड्रामे होते हैं। आज जब वो खुद इन सब से गुजर रही थी तो उसको अंदाज़ा हो रहा था कि ये चीज़ें किस कदर तकलीफ होती हैं। जब तक वो स्टेज पर बैठी रही तब तक वो अपने चेहरे पर किसी की नज़रों की तपिश महसूस कर रही थी। निगाहें उठाकर देखती तो वहाँ पर कोई भी ना होता। तुम रिलैक्स हो जाओ, मैं तुम्हारे साथ। अहमद ने उसके हाथों पर अपना हाथ रखा और इस अंदाज में रखा था कि सामने मौजूद लोगों को नज़र नहीं आ रहा था। वो अब उसके हाथों को आहिस्ता आहिस्ता सहलाने लगा। अपने महबूब शौहर का लम्स महसूस करके उसकी धड़कनों की रफ्तार फिर से बढ़ गई थी। मेहंदी की तकरीब बहुत अच्छी गुजर गई थी। उसके कज़न्स ने बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला किया था। वो खुद भी डांस करना चाहती थी। ढोलकी में अपनी सहेलियों के साथ बैठकर गाने गाना चाहती थी, क्योंकि ये शादी उसकी अपनी मर्जी से हो रही थी। वो उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। उसने बहुत सी चीज़ें अपनी सहेलियों के साथ डिस्कस की हुई थी, लेकिन आज वो बिल्कुल चुपचाप थी। वो सब कुछ भूल चुकी थी। उसे सिर्फ इतना पता था कि वो अपनी वजह से अपने महबूब की ज़िंदगी को ख़तरे में डाल रही है, और ये सोच सोच कर उसका दम घुट रहा था। वो ज़्यादा देर तक स्टेज पर भी नहीं बैठ सकी थी। तबीयत खराबी का बहाना करके वो अपने कमरे में आ गई थी। सब लोग हैरान थे कि आखिर एकदम इसे हो क्या गया। अहमद ने भी गुस्से से अपनी मुट्ठियाँ भींच ली थी। तुम्हें मुझे हर हाल में बताना पड़ेगा, छोटी लड़की, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूँगा, उसने अपने आप से कहा, और फिर बाद में अपने दोस्तों के साथ मसरूफ़ हो गया। अगले दिन का उसे बेसब्री से इंतज़ार था। रात 8 बजे का वक्त था। वो दुल्हन बनी उसके कमरे में पहुँचा दी गई थी। डीप रेड कलर के लहंगे और फिर खूबसूरत मेकअप के साथ
वो आसमान से उतरी हुई कोई परी लग रही थी। हसीन तो वो पहले ही थी, लेकिन इस दुल्हन के रूप में उसके हुस्न को 4 चांद लगा दिए थे। जो भी उसको देखता बेसाख्ता माशाल्लाह कहता। अहमर के दिल की धड़कनें भी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। अपनी पसंदीदा औरत की कुर्बत पाने के लिए वो मचल रहा था और बेसब्री से इन खूबसूरत लम्हात का इंतज़ार कर रहा था जिनसे उसकी नई ज़िंदगी की शुरुआत होनी थी। रात 11 बजे वो अपने दोस्तों से जान छुड़वाकर कमरे में दाखिल हुआ। उसने देखा कि वो बैकग्राउंड के साथ टेक लगाकर बैठी हुई। यकीनन वो गहरी नींद सो चुकी थी। वो छोटे छोटे कदम उठाता हुआ उसके पास आ गया। उसने उसको कांधे से पकड़कर हिलाया, मगर वो साइड पर होकर गिर गई। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। उसकी नब्ज़ चेक की तो वो चल रही थी। उसकी सांसें भी नींद की वजह से भारी थी। अहमर के दिल को थोड़ा सुकून मिला। उसके गालों को फिर से थपकने लगा तो उसने हल्की आंख खोल दी। वो दोनों एक दूसरे के बेहद करीब मौजूद थे। दोनों के दरमियान फासला ना होने के बराबर था। उसकी सांसों की तपिश अपने चेहरे पर बखूबी महसूस कर सकती थी और फिर उसकी आंखों की और फिर उसकी उंगलियों की अपनी कमर पर होने वाली हरकत उसके जज्बात को जगा रही थी। हाँ, वो शख्स उसका पसंदीदा शख्स जिसके चेहरे के एक एक नक्श को उसने हिफ्ज़ किया हुआ था और जिसको चूमने की वो ख्वाहिश रखती थी। उसने उसके सीने पर ज़ोर से हाथ रखा और उसे खुद से दूर हटाने की कोशिश की और अगले ही लम्हे अहमद ने उसके हाथों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। उसके माथे पर गुस्से से लकीरें बन गई। क्या समझाया था मैंने तुम्हें? जबकि वो बुरी तरह रोने लगी। खुदा का शुक्र था कि कमरा साउंड प्रूफ था, वरना अंदर होने वाले तमाशे को पूरी दुनिया सुनती। क्या हो गया? डर क्यों रही हो? प्लीज़ मेरे करीब मत आए। मैं तुम्हें दर्द नहीं दूंगा, मेरा वादा है। प्लीज़ मुझे हाथ मत लगा। उसे ज़ोर ज़ोर से खुद से दूर करने लगी। यार, तुम मुझे बताती क्यों नहीं हो? आखिर मसला क्या है? उसको अपने सीने से लगा चुका था और अब उसके बालों में प्यार से उंगलियां चलाने लगा। जानता था कि गुस्से से वो कभी भी सच नहीं जान पाएगा। अब उसे हकीकत जाननी थी। प्लीज़ मेरे करीब मत आए, मैं मर जाऊंगी और आपको भी बहुत ज़्यादा नुकसान होगा मेरी वजह से। आप ये कहते हुए वो खामोश हो गई और फिर से चीखें मार मार कर रोने लगी थी। देखो, पहले रिलैक्स हो जाओ, मुझे तुम्हारी वजह से कुछ भी नहीं होगा। तुम ये बात अपने जहन से निकाल दो, दूर हटे। उसका हाथ अपने हाथों से हटाते हुए बोली। ये देखकर उसे तकलीफ़ तो बेतहाशा हो रही थी, मगर उसके रोने से अंदाज़ा लगा चुका था कि जनाब उससे भी ज़्यादा तकलीफ़ में है। वो अपने लब भींच कर उसे दूर होकर बैठ गया था। हाँ, अब उस पर सख्ती नहीं कर रहा था। एक लड़की जो कि उससे बेतहाशा मोहब्बत करती थी, जो कि उसकी आवाज़ सुनने के लिए भी तरसती थी, रात को देर देर तक उससे बातें करती थी और अगर कभी वो लेट हो जाता तो उससे नाराज़ हो जाती थी। उसकी प्यार भरी बातों पर शर्मा जाती थी, उसकी एक झलक देखने के लिए तरसती थी। वो लड़की आज उसे खुद से दूर कर रही थी और दूर करने पर भी वो रो रही थी। आखिर इस सब के पीछे क्या वजह थी? ठीक है, मैं तुम्हारे करीब नहीं आ रहा, लेकिन तुम्हें मुझे सच बताना होगा। मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकता। बस मुझे आपसे तलाक चाहिए, बस। बहुत हो गया। दोबारा ये लफ्ज़ अपनी ज़बान से मत निकालना, वरना मैं तुम्हारी ज़बान काट डालूंगा। जाओ और जाकर चेंज करो और सो जाओ, बहुत रात हो गई है। ये कहकर वो अपनी टाई के नॉट ढीली करता हुआ सोफे पर जाकर बैठ गया था। उसको अपना दिमाग गोल गोल घूमता हुआ महसूस हो रहा था। जब वो वॉशरूम से बाहर निकली तो उसने अहमद की शर्ट और ट्राउज़र पहन रखे थे। ये देखकर उसके जज्बात फिर से भड़कने लगे थे। जिस औरत की उसने पिछले 10 साल मुसलसल तलब की थी, वो औरत उसकी दस्तरस में थी, उसके पास थी, मगर इसके बावजूद भी उससे कोसों दूर थी। वो उसे हासिल तो हो गई थी, मगर वो उस पर अपना हक नहीं जमा पा रहा था। न जाने ये सब कुछ कब तक चलना था। वो फ्रेश होकर बाहर आया, बेड की तरफ बढ़ने लगा कि वो सहमी हुई नज़रों से उसकी तरफ देखने लगी। ठीक है, मैं सोफे पर सो जाता हूँ, तुम रिलैक्स हो जाओ, टेंशन ना लो। मैं तुम्हें तुम्हारी इजाज़त के बगैर कुछ भी नहीं करूँगा, मुझ पर यकीन रखो। वो आपसे अपने एतमाद में उसे ले रहा था, क्योंकि गुस्से से वो कुछ भी नहीं निकलवा सकता था। पहली बार अहमद को अंदाज़ा हो रहा था कि गुस्से पर काबू पाना कितना मुश्किल काम है। वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, उन दोनों में ट्रस्ट था, मगर इसके बावजूद भी वो औरत उसे बताने से खौफज़दा हो रही थी। जब थोड़ी देर गुजरी तो उसके करीब चला गया, उसका सर अपने कांधे पर रखा तो उसकी शर्ट को अपनी मुट्ठियों में दबोच कर रोने लगी, जबकि अहमद प्यार से उसके बालों में उंगलियां चला रहा था। सो जाओ, अपने जहन को थोड़ा सा रिलैक्स करो, सुबह हम इस बारे में बात करेंगे। टेंशन मत लो, जब तक तुम कुछ नहीं कहोगी तब तक मैं कुछ भी नहीं करूँगा। सब कुछ तुम्हारी मर्ज़ी से होगा। मैं सिर्फ तुमसे ये चाहता हूँ कि तुम मुझे एतमाद में लो। मुझे बता दो आखिर तुम्हें मसला क्या हुआ है। वो उसे सब कुछ बताने से झिझक रही थी, शर्मा रही थी, सबसे बढ़कर के वो डर भी रही थी। अहमद के सवाल की जानिब से कोई जवाब मौसूल ना हुआ। वो खामोश हो गई। अहमद ने भी चुप साध ली। वो रोते रोते उसी की बाहों में सो गई। वो पूरी रात अहमद पर क़यामत बनकर टूटी थी। जज्बात बार बार भड़क रहे थे।
बार बार दिल चाह रहा था कि उसके खूबसूरत नाजुक वजूद को समेट ले, मगर फिर उस लड़की की मासूमियत और उसका डर देखकर वो रुक जाता था। सुबह वो उसके उठने से पहले ही कमरे से बाहर निकल गया था। उसने शुक्र का कलमा पढ़ा था। अगले दिन रिसेप्शन था, मगर अहमद ने रिसेप्शन कैंसिल कर दिया कि उसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग आ गई थी और वो 2 दिनों के लिए अमेरिका चला गया। ये 2 दिन उसने सुकून से हवेली में गुजारे, मगर वो ज़्यादातर अपने कमरे में ही बंद रहती, किसी से भी बातचीत नहीं करनी थी। यहाँ तक कि अब वो अपनी ताई जान के पास जाकर भी नहीं बैठती थी। सफ़िया बेगम को ये सब कुछ खटक रहा था। उसकी नंदें 3 से 4 बार उसके पास आ चुकी थी, मगर वो उनके सवालों का भी सीधे मुंह जवाब नहीं दे रही थी। सफ़िया बेगम से बर्दाश्त ना हुआ तो उसके कमरे में पहुँच गई। क्या हुआ, तुम लोगों में सब कुछ ठीक तो है? उन्होंने अहमद के हवाले से भी उससे सवाल किया। पहले तो वो हिचकिचाई, फिर अपने लबों पर मुस्कुराहट सजाते हुए बोली, जी अम्मी सब कुछ ठीक है। तो फिर शादी के दूसरे दिन वो अपनी बिजनेस मीटिंग अटेंड करने क्यों चला गया? वो उनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग थी, शायद इस वजह से वो चले गए। उसने निगाहें चुराते हुए कहा। दिल ही दिल में उसे अहमद पर गुस्सा आ रहा था कि आखिर क्या ज़रूरत थी उसे ये ड्रामा लगाने की। अहमद भी वहाँ पर आकर पछता रहा था, क्योंकि हवेली की तरफ से उसे हज़ारों के हिसाब से कॉल्स मौसूल हो रही थी। वो रात के वाक़े की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था, क्योंकि जो औरत उसको पाने के लिए मचलती थी अब वही औरत उसे खुद से दूर धकेल रही थी, और ये बात उसे बहुत तकलीफ़ पहुंचा रही थी। सफ़िया बेगम को उसने इस वक्त भी टाल दिया था, मगर अपनी बहू के जवाब से सेटिस्फाई नहीं हो रही थी, नहीं हो सकती थी। अगले 2 दिनों में वो लोग मेरी शिफ्ट हो गए थे, क्योंकि ये उसकी सास की ख्वाहिश थी कि अपनी बाकी की ज़िंदगी अपने शौहर के घर में गुजारना चाहती थी। यहाँ पर आकर वो भी काफ़ी हद तक पुरसुकून हो गई थी, क्योंकि वो अपनी वजह से अपनी अम्मी को परेशान नहीं कर सकती थी। जब वो अपने मायके रहने के लिए गई थी तब उसकी माँ ने उसके चेहरे के तासुरात से अंदाज़ा लगा लिया था कि वो किसी टेंशन से गुजर रही है। घर में भी एक दूसरे के हमने सामने अगर वो रोज़ वहाँ पर जाती तो उसकी अम्मी एक ना एक दिन जान जाती कि उसके दिल में क्या चल रहा है। इसी वजह से यहाँ पर आकर वो अपने रब का लाख लाख शुक्र अदा कर रही थी। रात 2 बजे का वक्त था, उसे भूख लग रही थी। वो अपने लिए खाना बनाने किचन में आई। अभी उसने नूडल्स चूल्हे पर चढ़ाए थे कि किसी ने उसकी कमर के गिर्द अपने बाजू लपेटे, उसके कंधे पर अपनी ठोड़ी रखकर प्यार से उसकी गर्दन पर बोसा दिया। इस लम्स को तो आंखें बंद करके पहचानती थी। उसने उसकी गिरफ्त से निकलने की कोशिश की, मगर अहमद की गिरफ्त बहुत मजबूत थी। वो भी थोड़ी देर पहले ही हवेली में दाखिल हुआ था कि नज़र उस दुश्मन ने जान पर पड़ी जो हर चीज़ से बेनियाज होकर अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रही थी। अहमद ने अगले पल उसके गालों पर बोसा दिया और उसका रुख अपनी जानिब मोड़ लिया। उसने कुछ कहने की कोशिश की, मगर अहमद ने उसकी आवाज़ बंद कर दी। पूरी हवेली इस वक्त गहरी खामोशी में डूबी हुई थी। मुलाजिम एनेक्सी में मौजूद थे। सफ़िया बेगम भी एक इम्पॉर्टेंट काम के सिलसिले में शहर से बाहर मौजूद थी। वो एक सोशल खातून थी और कुछ औरतों के साथ मिलकर NGOs चला रही थी। वो बहुत कम ही घर में रहती थी। अहमद उसके लब फड़फड़ाए। जी अहमद की जान, वो दिल फरेब अंदाज में बोलता एक बार फिर से उसके साथ छोटी छोटी सी गुस्ताखियाँ करने लगा। अगले ही लम्हे उसने अहमद के सीने पर अपने दोनों हाथ रखे, उसे ज़ोर से पीछे की तरफ धक्का दिया। वैसे अहमद को ज़्यादा फ़र्क तो नहीं पड़ा। हाँ, एक कदम पीछे की तरफ हटा। ये क्या तरीका है? मुझे लगा था तुम अभी तक इस रिश्ते को कबूल कर चुकी होगी। आखिर तुम मुझे बताती क्यों नहीं हो कि तुम्हें मसला क्या है? वो अपने लहजे को हमवार रखने की नाकाम कोशिश कर रहा था। गुस्से से उसकी आवाज़ फट गई। मुझे सबसे बड़ा मसला आपसे है, आप बस मेरे करीब मत आया करें, मेरी वजह से आपकी जान चली जाएगी, उसने सिसकते हुए लहजे में कहा था। आखिर मुझे तुमसे क्या मसला हो सकता है? तुम मुझे खुलकर बताओ। मैं आपको नहीं बता सकती। उसके पहलू से होकर गुजरने लगी थी कि अहमद ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। ठीक है, अगर तुम मुझे नहीं बताओगी तो मैं खुद ही पता लगा लूँगा। वो उसे अपने बाजू में उठाकर कमरे की तरफ बढ़ गया। वो ज़ोर ज़ोर से हाथ पाँव हिला रही थी और अपने आप को अहमद की गिरफ्त से छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। उसकी सांसें फिर से खौफ के मारे फूलने लगी थी। उसके चेहरे का रंग स्याह हो गया था, जबकि आंखें भी खौफ से फैल गई थीं। छोड़े मुझे, नीचे उतारे। मुझे आपके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं बनाना, मुझे आपकी साथ में ही कोई दिलचस्पी नहीं, मैं आपसे नफरत करती। वो ऊंची ऊंची आवाज़ में चिल्ला रही थी। पूरी हवेली में उसकी आवाज़ गूंज रही थी। चूँकि वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था, इस वजह से अहमद को टेंशन भी नहीं थी। कमरे में ले जाने के बाद अहमद ने आहिस्तगी से उसे बेड पर लेटाया था। उठकर भागने ही लगी थी कि अहमद ने फिर से उसके बाजू को पकड़कर उसे खींचकर सीधा बेड पर लेटाया और अब खुद उस पर जाकर साया फिगन हुआ। वो ज़ोर ज़ोर से नफ़ी में सर हिला रही थी और अपनी टांगों को भी बार बार हरकत देने की कोशिश कर रही थी, जिसे अहमद ने अपने कंट्रोल में कर लिया था। मुझे बताओ क्या मसला है? अगर तुमने मुझे मसला ना बताया तो मैं ज़बरदस्ती अपना हक वसूल कर लूँगा,
चाहे मेरी जान ही चली जाए यहाँ पर, प्लीज़ ऐसा मत करें, अल्लाह न करे आपको कुछ हो। ये कहकर वो सांस लेने की कोशिश करने लगी क्योंकि उसकी सांसें अटकने लगी थी। अहमर भी उससे दूर हो गया था। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था, समझ नहीं पा रहा था कि आखिर इस लड़की को परेशानी क्या है, क्यों ये लड़की उसे कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं हो रही। इन दोनों के दरमियान तो एतमाद और मोहब्बत था, तो फिर ये लड़की क्यों उसे सब कुछ छुपा रही थी। तुम ठीक तो, अहमर ने उसे दूर हटते हुए कहा, मगर उसकी सांसें बार बार उखड़ रही थी। अगले ही लम्हे अहमर उसके लबों पर झुक गया और उसको सांस देने लगा। वो काफ़ी हद तक नॉर्मल हो चुकी थी। आप अपने सीने पर हाथ रखे वो सहमी हुई नज़रों से अहमर के चेहरे की तरफ देख रही थी। प्लीज़ मुझसे दूर हो जाए, प्लीज़, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। तुम क्यों मुझे इतनी तकलीफ़ दे रही हो? मैं जानता हूँ जितनी तकलीफ़ तुम मुझे दे रही हो, तुम इससे भी ज़्यादा तकलीफ़ में हो। खुदा का वास्ता खुद पर और मुझ पर रहम करो। मैं तुम्हें इस हाल में नहीं देख सकता हूँ। मैं तुमसे बेतहाशा मोहब्बत करता हूँ। मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं तुम्हें कभी भी किसी बात पर भी जज नहीं करूँगा। कोई भी परेशानी है तो मुझे खुलकर बता सकती हो। वो उसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में लेते हुए बोला, मुझे आपसे तलाक चाहिए। उसकी सोई अभी तक वहीं पर अटकी हुई थी। मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा, बल्कि अब तुम्हें मैं डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा, तुम्हारा पूरा चेकअप करवाऊंगा। मैं भी तो देखूं कि आखिर ऐसा कौन सा मसला है जिससे तुम्हारे करीब जाने से मेरी जान जा सकती है। आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, वो चिल्लाते हुए बोले। मैं अपनी बात मुकम्मल कर चुका हूँ और तुम जानती हो मैं जो कुछ कहता हूँ करके दिखाता हूँ। मैं ये हवेली छोड़कर चली जाऊँगी। पहले भी तुम ये धमकी दे चुकी हो, लेकिन तुम्हें रास्तों के बारे में ही मालूम नहीं। मैं इस बार आपको गारंटी से ये बात कह रही हूँ, अगर आपने कोई भी ऐसी वैसी हरकत की तो मैं ये हवेली छोड़कर चली जाऊँगी। मुझे बस आपसे तलाक चाहिए। आप ये बात मान क्यों नहीं लेते? मेरी जान, अब तो तुम्हें आखिरी दम तक नहीं छोड़ूंगा। जब तक मेरी सांसें चल रही हैं तब तक तुम मेरी बीवी बनकर ही रहोगी, चाहे ज़वाजी ताल्लुक़ कायम होने में मज़ीद 2 साल क्यों न लग जाए। तुम्हें मेरी बीवी बनकर ही रहना है। आपको मुझसे नफ़रत होने लगेगी, आपको मेरे वजूद से घिन आने लगेगी जब मैं आपको अपने मसले के बारे में बताऊंगी। ऐसा कभी नहीं होगा। वो तेज़ी से उसकी तरफ पलटा। उसको लगा वो उसे अपना मसला बता देगी, मगर ये क्या, दूसरी तरफ करवट बदल कर ले रही थी और सिसकने लगी। वो किचन में आ गया था जहाँ उसे कुछ चलने की बुआ रही थी। उसने देखा नूडल्स सारे जल चुके थे। चूल्हा बंद किया और कुर्सी पर जाकर बैठ गया। वो वहीं पर बैठे बैठे सो गया था। उसकी आँख उस वक्त खुली जब वो ज़मीन पर गिर पड़ा। उसका पूरा वजूद जम गया। यूँ लग रहा था जैसे उसका वजूद बर्फ बन गया। सूरज की कुछ किरणें किचन की खिड़की से अंदर दाखिल हो रही थी। मैडम साहब कहाँ पर हैं? आंखें मलते हुए उसने मुलाजमा से पूछा। 2 दरवाजे में खड़ी थी और काफ़ी ज़्यादा हिचकिचा रही थी। वो साहब जी, वो तो अपने कमरे में मौजूद नहीं। सुबह सुबह वो हवेली से बाहर निकल गई। क्या मतलब तुम्हारा? कहाँ निकल गई? वो साहब जी, ये तो मुझे भी नहीं पता। तुमने उसे रोका क्यों नहीं? मुझे लगा वो आपको बताकर जा रही है। बेवकूफ़ औरत। ये कहकर वो तेज़ी से हवेली से बाहर निकला। गाड़ी निकाली, पूरे इलाके का चक्कर लगा कर आ गया, मगर वो औरत उसे कहीं भी मौजूद नहीं थी। उसको मेरे हाथों कत्ल होने से कोई भी नहीं बचा सकता। उसका तो मैं दिमाग ठिकाने पर लगाता हूँ। आखिर खुद को समझती क्या है? जो दिल में आएगा वही करेगी। उसको ज़रा सा एहसास नहीं कि इसकी वजह से मैं कितना परेशान हूँ। वो दिल ही दिल में पक्का इरादा कर चुका था, इस बार जब वो लड़की उसे मिलेगी तो वो उसको छोड़ेगा नहीं। पूरा दिन उसे बाहर तलाश करने के बाद जब वो हवेली में दाखिल हुआ तो आराम से बैठी खाना खा रही थी। तुम कहाँ पर थे? मैं तो पीछे सहन में चहलकदमी करने के लिए इंतहाई मासूमियत से जवाब दिया, और ये सच भी था। तुम्हें अंदाज़ा भैया तुम्हारी वजह से मैं कितना पागल हो गया। उसका बाजू पकड़कर खींच कर अपने करीब करते हुए बोला, यहाँ पर मैं तुम्हारी क़ुर्बत और तुम्हारी मोहब्बत के लिए मचल रहा हूँ, तुम्हें ज़रा भी एहसास नहीं? आखिर ये सब कुछ तुम क्यों कर रही हो? आखिर ऐसी कौन सी बीमारी है जिसकी वजह से तुम मेरे करीब नहीं आ रही हो? आज तुम मुझे हर हाल में बताओगे। खुदा का वास्ता मुझ पर थोड़ा सा रहम कर लो। सरना, मैं तुम्हारा ये रवैया बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं एक ऐसा मर्द हूँ जिसने झुकना सीखा ही नहीं। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ने के लिए भी तैयार हूँ। ये सुनकर उसकी आंखें फिर से आंसुओं से भीग गई। उसने मजबूती से उसके हाथ पकड़ लिए। सरमीना ने मुझे कहा था आप मुझसे नफरत करने लगेंगे। अगर मैं आपको इस बारे में बताऊँगी तो मैं नहीं चाहती थी कि आप मुझसे नफरत करें। मैं बस चाहती हूँ आप मुझे अपनी ज़िंदगी से निकाल दें, या मेरे अल्लाह मुझे सब्र अज़ीम अता फरमा। उसका हाथ पकड़कर उसे लेकर कमरे में आ गया। उसे सोफे पर बिठाकर खुद उसके कदमों में बैठ गया। चुप करके आराम से बैठी लो और मुझे बताओ मसला क्या है। मुझे वजाइनल इन्फेक्शन, तुम जानती हो इसका क्या मतलब होता है? वो अपनी मुस्कुराहट दबाता हुआ बमुश्किल अपनी बात मुकम्मल कर पाया, क्योंकि वजाइनल इन्फेक्शन में
عورتوں کو بے تحاشا تکلیف ہوتی ہے، وہ ٹھیک طرح سے چل بھی نہیں سکتی اور انہیں شدید بخار کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، جبکہ محترمہ پچھلے کچھ دنوں سے اچھلتی گھومتی پھر رہی تھی، صرف یہ بات اپنے دل سے لگا کر بیٹھی ہوئی تھی کہ انہیں ویجائنل انفیکشن ہے، وہ بھی کسی چیز کا پتہ لگائے بغیر۔ اب احمد کو غصہ تو بہت زیادہ آ رہا تھا، مگر وہ اس کی معصومیت پر حیران بھی تھا۔ آخر کوئی انسان اتنا معصوم کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے براہ راست بولا، آپ ہنس رہے ہیں؟ یہاں پر میری زندگی برباد ہو رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں انفیکشن کتنا خطرناک ہے؟ اگر آپ میرے قریب آئے اور اگر آپ نے میرے ساتھ تعلق بنانے کی کوشش کی تو آپ میں مردانہ نقص پیدا ہو جائے گا، تو تم اس ڈر کی وجہ سے میرے قریب نہیں آ رہی۔ آپ کو ابھی بھی یہ سب کچھ مذاق لگ رہا ہے، مگر میری زندگی برباد ہو گئی۔ بتاؤ مجھے، بلکہ ایسا کرو تو مجھے دکھاؤ، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ پاگل تو نہیں ہو گئے؟ وہ اپنے ہاتھ چھڑواتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ شوہر ہوں، پورا حق رکھتا ہوں تم پر، صرف دیکھنا ہی تو ہے میں نے۔ وہ اب سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہا تھا۔ میں آپ کو نہیں دکھا سکتی۔ کس نے یہ سب کچھ بتایا؟ میں ایک گائنیکولوجسٹ کے پاس گئی تھی۔ اور تمہیں وہاں پر جانے کا مشورہ کس نے دیا؟ مجھے زرمینہ اپنے ساتھ لے کر گئی تھی اور تم نے اس کی بات مان لی۔ اس نے مجھے کہا تھا شادی سے پہلے لڑکیاں اپنا کمپلیٹ چیک اپ کرواتی ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ ان میں کوئی مسئلہ تو نہیں۔ تم کس کی اجازت سے اس کے ساتھ اپنا چیک اپ کروانے کے لیے گئی تھی؟ کیا تمہاری امی کو اس بارے میں معلوم ہے؟ نہیں، اس نے مجھے کہا تھا امی کو اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتانا۔ یا میرے اللہ، مجھے صبر عظیم عطا فرما۔ تم اس بیوقوف لڑکی کی باتوں پر یقین کرتی رہی۔ وہ بیوقوف نہیں ہے، وہ میری بیسٹ فرینڈ ہے۔ وہ چلاتے ہوئے بولی، اپنی آواز نیچی رکھو، مجھے پہلے ہی تم پر بہت غصہ آ رہا ہے۔ سب سے پہلے تو تم مجھے وہ انفیکشن والی جگہ دکھاؤ گی؟ کیا تمہیں وہاں پر سوجن ہوئی؟ انتہائی معصومیت سے نفی میں سر ہلایا گیا۔ کیا تمہیں وہاں پر درد ہوتا ہے؟ پھر سے نفی میں سر ہلایا گیا۔ تمہیں بخار چڑھتا ہے؟ اس نے پھر سے نفی میں سر ہلایا۔ پھر کیا سوچ کر تم نے اس بات کا گمان کر لیا کہ تمہیں ویجائنل انفیکشن ہے؟ کیونکہ میری رپورٹس میں یہی آیا ہے۔ اس نے نگاہیں جھکا